Hello, aspirants. Welcome to IS Mentorship. I welcome you all to the next chapter of your Geography class 11th. And I hope that you all are enjoying my lectures. Thanks for your good feedback, for motivating me. And in case of any queries or doubt, you can directly post in the comment section. So this will be our chapter number 3, where we are going to talk about interiors of the Earth. Very important chapter. अर्थ का इंटीरियर लेयर्स के बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डीप, सो आई वांट यू ऑल टू फुली कंसंट्रेट हियर। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। द अर्थ सरफेस इज बीइंग कंटिन्यूअसली रीशेप्ड बाय बोथ द एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक में इंटरनल फोर्सेस आते हैं जो अर्थ के अंदर एक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अर्थ के अंदर जितने भी प्रोसेसेस चल रहे हैं उनको एंडोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं। फाइन। नेक्स्ट इज योर एक्सोजेनिक फोर्सेस, दैट इज योर एक्सटर्नल। जो एक्सटर्नल आपके एक्टिविटीज जितने भी हो रहे हैं वो एक्सोजेनिक होते हैं। द चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय दीज प्रोसेसेस आर नोन एज जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, ठीक है। और जितने भी चेंजेस आ रहे हैं उनको क्या बोला जाता है? जियोमॉर्फिक प्रोसेस। जियो का मतलब अर्थ, मॉर्फ का मतलब चेंज करना, मतलब अर्थ को चेंज करने की प्रक्रिया, जियोमॉर्फिक प्रोसेस, ठीक है। मतलब इट इज बेसिकली सेइंग कि द फोर्सेस व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ आर नथिंग बट योर जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। Diastrophism is the process by which the earth's surface is reshaped through rock movements and displacement. अब एक वर्ड आ गई है डायस्ट्रोफिज्म। ये क्या होती है? देखिए, डायस्ट्रोफिज्म जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें अर्थ रीशेप हो रहा है रॉक के मूवमेंट से और डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। व्हेन रॉक्स आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और they are displacing by any type of external or internal activity, that is your diastrophism. It includes both orogenic का मतलब होता है माउंटेन बिल्डिंग, और एपिरोजेनिक मतलब कॉन्टिनेंटल फॉर्मिंग। दो प्रोसेसेस है। ओरो मतलब माउंटेन बनना, एपिरो मतलब लैंड बनना, कॉन्टिनेंट बनना, ठीक है। चलिए, नाउ अर्थ का जो इंटीरियर है ना, दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू क्रस्ट, अपर मैंटल, लोअर मैंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर। ये जो मैंटल है ये भी आपका अपर और लोअर में डिवाइडेड है। The temperature increases as we move from the crust to the core. जैसे जैसे हम क्रस्ट से कोर की तरफ बढ़ेंगे टेम्परेचर उतना ही इंक्रीज होता जाएगा। Generally, the temperature increases by 1 degree Celsius for every 32 meter towards the interior of the earth. ठीक है, हर 32 मीटर पे जो है आपका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, ठीक है। अंडरस्टूड? इतना बातें आपको समझ में आ गई? टेक टाइम। चलिए, समझ में आ गया? मतलब जैसे जैसे आप 32 मीटर डीप जाते जाएंगे तो आपका अगर टेम्परेचर है 40 तो वो हो जाएगा 41 डिग्री, फिर आप 32 जाए अंदर, फिर आपका हो गया 42 डिग्री, ऐसे बात हो रही है। फाइन। चलिए, अब एक क्रस्ट की बात करते हैं। क्रस्ट क्या है भाई? क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ। ये आप दिख रहा है आपको, ये जो हमारा अर्थ है इसका जो सॉलिड पार्ट है वो क्या है? ऊपर का जो सतह है वो आपका क्रस्ट होता है। दिस क्रस्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू अपर क्रस्ट, जैसे कॉन्टिनेंटल होता है, ये अपर क्रस्ट मतलब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और अब अपर क्रस्ट में क्या होता है आपका? सियाल। ये आपको निमोनिक्स के थ्रू आप याद रखिए, सियाल मतलब सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। और जो लोअर क्रस्ट होता है वो आपका जो ओशनिक क्रस्ट है, ये वाला जो क्रस्ट है ना वो ओशनिक क्रस्ट होता है, जो लोअर मतलब कॉन्टिनेंट के जो लोअर होता है। That is made up of सीमा. It is nothing but your सिलिका and your मैग्नीशियम, ठीक है। मतलब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किससे बना है भाई? सियाल से। ओशनिक क्रस्ट किससे बना है? सीमा से। द बाउंड्री बिटवीन द अपर क्रस्ट एंड द लोअर क्रस्ट इज नोन एट द कोनोरॉड बाउंड्री। मैं इसका डायग्राम नीचे दिखाऊंगी। देखिए, ये आपका क्रस्ट है और ये आपका जो है अपर क्रस्ट है, ठीक है। जो अपर क्रस्ट और जो लोअर क्रस्ट के बीच की जो बाउंड्री है इसको क्या बोलते हैं? कोनोरॉड बाउंड्री। इट इज नथिंग बट इट्स ए बाउंड्री बिटवीन योर अपर क्रस्ट एंड योर लोअर क्रस्ट
इसके बीच की बाउंड्री को क्या बोलते हैं? कोनोरॉड। फाइन, चलिए। The thickness of the crust varies under the oceanic and continental areas. Continental crust is thicker. आप देख सकते हो continental crust कितना thick है ना? Obviously it is very thick as compared to the oceanic crust. Oceanic crust देखो इतना ही है, ज़्यादा नहीं है. The mean thickness of the continental crust is about 32 किलोमीटर. ये 32 किलोमीटर अराउंड है, जहाँ पे ओशियनिक का बस 5 किलोमीटर. The continental crust is thicker in areas of major mountain system. जहाँ पे mountain है obviously, अब भाई यहाँ पे mountain है तो obviously ये thicker तो हो ही जाएगा ना. It is about 70 किलोमीटर in Himalayan region. और Himalayan region में 70 किलोमीटर तक का भी height thickness गया है continental का. The density of the crust is less than 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ये बस आपको आइडिया लेने के लिए है, रटने के लिए बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, गिव मी अ मोमेंट, तब तक आप इसको रीड करिए. यस, आई वॉज जस्ट प्लगिंग माई चार्जर. हाँ, तो ये आपको समझ में आ गया कॉन्टिनेंटल ओशियनिक. चलिए अब बात करते हैं मैंटल की. द पोर्शन ऑफ द अर्थ बियॉन्ड द क्रस्ट इज कॉल्ड द मैंटल. अब क्रस्ट के नीचे कौन आ गए हैं? कौन भाई साहब? मैंटल जी आ गए हैं. इट इज मेड अप ऑफ मैग्नीशियम, सिलिका एंड आयरन. क्या क्या भाई? मैग्नीशियम, सिलिका, आयरन. And it extends to a depth about 2900 kilometers. ठीक है, इतना उनका डेप्थ गया है. फाइन, ये आपका मैंटल. अब मैंटल भी जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, आपका अपर मैंटल और आपका लोअर मैंटल. ठीक है, अब द अपर पोर्शन ऑफ द मैंटल इज कॉल्ड एज एस्थेनोस्फीयर. ये अपर पोर्शन को ही हम दूसरा नाम क्या देते हैं? एस्थेनोस्फीयर भी बोला जाता है. द वर्ड एस्थेनो मीन्स वीक, कमजोर. एस्थेनो का मतलब क्या है? कमजोर. It extends up to 400 kilometers and it is the main source of magma which comes over to the surface during volcanic eruption. अब ये जो एस्थेनोस्फीयर है वो बहुत वीक है, इसीलिए जो है यहीं से आपके वोल्केनिक इरप्शंस की शुरुआत होती है. और इसका रफली कितना इसका चौड़ाई है? 400 किलोमीटर्स है. ठीक है, एंड इट इज द मेन सोर्स ऑफ योर मैग्मा ऑल्सो. मैग्मा का मेन सोर्स मैंटल. फाइन, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने क्रस्ट पढ़ा. क्रस्ट के दो पार्ट, अपर लोअर. अपर लोअर के बीच की बाउंड्री है कोनोराड. ठीक है, और हमने पढ़ा मैंटल के बारे में. अपर क्रस्ट में क्या क्या था? सियाल था. लोअर क्रस्ट में क्या था? सीमा था. मैंटल में क्या है? मैग्नीशियम, सिलिकॉन और आयरन. ठीक है, चलो. अब नाउ द बाउंड्री विच डिवाइड्स द लोअर क्रस्ट एंड द अपर मैंटल इज कॉल्ड द मोहोरोविसिस बाउंड्री. ठीक है, इट इज अ बाउंड्री बिटवीन योर लोअर क्रस्ट एंड अपर मैंटल. मतलब देखो, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मैंटल, लोअर मैंटल. अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, ये आपका अपर क्रस्ट है, ये आपका लोअर क्रस्ट है. इसके बीच की बाउंड्री क्या थी? कोनोरॉड. अब आपकी ये लोअर क्रस्ट है और ये अपर मैंटल है, तो इसके बीच की बाउंड्री क्या है? मोहोरोविसिस. मोहो डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज द मोहो डिसकंटिन्यूटी. देखिए यहाँ पे सारे आपको दिए गए. कोनोरॉड क्या है? अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में. मोहोरोविसिस क्या है? रेपिटी क्या है? गटनबर्ग, लेमैन. ये चलता जा रहा है. ठीक है, ये कहानी चलती जा रही है. तो इसको आप CMRGL से याद करेंगे. CMRGL. फाइन. डेंसिटी देखिए इसकी. The crust and the uppermost part of the mantle is called as lithosphere. अब अपर पोर्शन ऑफ द मैंटल को एस्थेनोस्फीयर बोलते थे. अब लेकिन क्रस्ट और मैंटल का अपर पोर्शन, मतलब ये क्रस्ट और ये अपर मैंटल, ये वाले पोर्शन को ही हम लिथोस्फीयर बोलते हैं. ठीक है, क्लियर? 10 से 200 किलोमीटर इसका रेंज है. फाइन, ओके. Now, before going ahead, I wanted to introduce you our IS mentorship program, which has been designed for you all to crack UPSC CSE 24 examinations. It is having all the perks which a student need to clear the exam in a very holistic way. And for those students who need guidance from the start of their preparation, they can join our foundation batch. ठीक है, इसमें रियासत अली सर आपको हर एस्पेक्ट में हेल्प करेंगे.
He has already helped many students to clear the examination. Students have got a very good rank also. And we are continuously launching our batches frequently. अगस्त की बैच में लॉन्च होने के लिए आप इस नंबर पे कॉल करिए, यू विल गेट ऑल द डिटेल्स. चलिए, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. Now we have understood about your crust, we have understood about your mantle. Now coming to the core. Now core is composed of heavy material, mainly iron and nickel. इसीलिए इसको नीफे बोला जाता है. क्या बोला जाता है? नीफे. देखो क्रस्ट जो था आपका वो था सियाल और सीमा. मैंटल आपका सिलिका था, आपका मैग्नीशियम था, आयरन था, और आपका जो कोर है वो क्या है? नीफे. बैरिस्फीयर, बैरिस्फीयर भी बोलते हैं. इट फॉर्म्स द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड इट्स डेंसिटी इज 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. अब कोर के भी दो पार्ट है भाई, इनर कोर, आउटर कोर. जो आउटर कोर है वो लिक्विड स्टेट में है और जो इनर कोर है वो सॉलिड स्टेट में है. याद रखिएगा, जो आउटर कोर है वो लिक्विड में है, जो इनर है वो सॉलिड में है. टेम्परेचर क्या है? इतना 6000 डिग्री सेल्सियस. कैन यू इमेजिन? You have to imagine. Yes, it is 6000 Celsius. अब Gutenberg margin is the boundary between the lower mantle and the outer core. The Lehman boundary separates outer core and the inner core. ठीक है? Core extends from इतना से इतना किलोमीटर from the surface of the earth. चलते हैं यहाँ पे डायग्राम में और इसको आप समझ जाइए. देखिए Gutenberg क्या है? आपका लोअर मैंटल और अपर कोर, आउटर कोर के बीच का बाउंड्री. और लेहमैन क्या है? आपका आउटर और इनर के बीच का बाउंड्री. ठीक है, ये डायग्राम को अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एज वेल. ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया. आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस ट्राई टू टॉक अबाउट द अर्थक्वेक, अ वेरी फेमस फिनोमिना. सो earthquake is the sudden shaking of the earth's surface. Earthquake occur due to the release of energy which generates seismic waves that travel in all directions. The study of seismic waves provides information about the interior of the earth. Earthquake क्या है? एक sudden shaking है, मतलब कि अर्थ की सरफेस अगर sudden shake हो रही है तो वो क्या है? वो फिनोमिना को हम earthquake बोलते हैं. और ये क्यों होती है? क्योंकि देखिए अर्थ के अंदर जो सरफेस में बहुत सारे मूवमेंट चलते रहते हैं. देयर आर मेनी प्लेट्स इनसाइड इट, देयर आर मेनी लिक्विड, देयर आर मेनी मटेरियल्स which are moving continuously. तो जब वो मूव करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, तो दे रिलीजेस एनर्जी. ठीक है, जिससे वेव्स जनरेट होते हैं. तो इसी वेव से क्या होता है? आपकी धरती हिलने लगती है. इट ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शन. ठीक है, हर डायरेक्शन में ये वेव ट्रेवल करती है. अब द स्टडी ऑफ सीस्मिक वेव्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. और अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए एक टूल है सीस्मोग्राफ, जिससे हम जो है अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करते हैं. Now focus is the point where the energy is released during an earthquake, also called as hypocenter. ये आप फोकस देख पा रहे हो? ये जो फोकस है ना, यहीं से आपके अर्थक्वेक की शुरुआत होती है. और इस फोकस का दूसरा नाम आपका हाइपोसेंटर भी है. क्या नाम है? हाइपोसेंटर भी दूसरा नाम है. ठीक है. The seismic wave travels all direction and reach the surface. सारे डायरेक्शन में वो सरफेस पे चलती है, हर डायरेक्शन में फैलेगी ये वेव, हर तरफ जाएगी. ठीक है. Epicenter is the point on the surface near to the focus and it is directly above the focus. अब वो ऐसा पॉइंट जो फोकस से जस्ट ऊपर है और सरफेस पे है, उसको एपीसेंटर बोलते हैं. तो यहाँ पे आपको तीन वर्ड्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. पहला तो भाई फोकस, दूसरा एपीसेंटर, और फोकस का ही दूसरा नाम आप हाइपोसेंटर भी बोल सकते हैं. अंडरस्टूड? सो दिस इज द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड. चलिए, ऑल नेचुरल अर्थक्वेक ऑकर इन लिथोस्फीयर. जितने भी अर्थक्वेक हैं वो लिथोस्फीयर में होते हैं. इट एक्सटेंड्स अप टू द डेप्थ ऑफ 200 किलोमीटर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. ठीक है. सारे अर्थक्वेक कहाँ से नेचुरली ऑकर होते हैं? लिथोस्फीयर से, जो 200 किलोमीटर की डेप्थ पे है. एक इंस्ट्रूमेंट है सीस्मोग्राफ, मैंने यहाँ पे पिक्चर भी लगाई हुई है. यू विल बी सीइंग हियर, आई थिंक, या दिस इज योर सीस्मोग्राफ. दिस इज यूज्ड टू योर मेजर अर्थक्वेक यूजिंग योर ग्राफ डायग्राम्स. ठीक है. चलिए,
It records the waves reaching the Earth's surface. The earthquake waves, seismic waves are broadly two types, body waves and surface waves. अब जो अर्थ क्वेक की जो वेव्स आ रही हैं ऐसे वाली, वो दो कैटेगरी में डिवाइड होती हैं। पहला तो बॉडी वेव और दूसरा सरफेस वेव। बॉडी वेव मतलब जो अंदर जो बॉडी में पूरी फैल रही है, और सरफेस वेव मतलब कि द वेव्स विच हैव केम ऑन द सरफेस, सरफेस पे आ चुकी हैं। तो देखिए, body waves are generated due to release of energy at the focus, and these waves travel in all the direction through the interior of the earth. Obviously मैंने बताया फोकस से शुरू हुई वेव हर डायरेक्शन में जाती हुई, उसी को आपको बॉडी वेव बोला गया। और बॉडी वेव जो है वो दो टाइप्स की होती है, पी वेव, एस वेव। पी माने प्राइमरी, एस माने सेकेंडरी। ये लव और रेली को अभी छोड़ दीजिए, ये सरफेस वेव है। तो बॉडी वेव दो टाइप्स की होती है, पी और एस। चलिए आगे देखते हैं। पी वेव्स और प्राइमरी वेव्स और कंप्रेशनल वेव्स, ठीक है, इट ट्रेवल्स फास्टर अबाउट 6 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 6 किलोमीटर ट्रेवल कर लेती है अपर क्रस्ट में। एंड दे आर फर्स्ट टू अराइव एट द सर्फेस, वो पहले ऐसे होते हैं जो सरफेस पे अराइव होते हैं। दीज वेव्स आर सिमिलर टू साउंड वेव्स, मतलब कि पी वेव्स जो है वो साउंड वेव्स के सिमिलर होते हैं। as they travel through gas, liquid as solid material, very important point कि तीनों मीडियम से ट्रैवल हो जाते हैं ये पी वेव, गैस से भी, लिक्विड से भी, सॉलिड से भी, ठीक है। दे वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। जो पी वेव होती है वो डायरेक्शन ऑफ द वेव के पैरेलल ट्रैवल करती है। देखिए, ये वेव इस तरफ ट्रैवल हो रहा है और ग्राउंड भी इस तरफ शेक हो रहा है, ठीक है। ऐसे कंप्रेस हो रहा है, फिर रेयर फ्रैक्शन हो रहा है, मतलब यहाँ पे कंप्रेशन एंड देन योर रेयर फ्रैक्शन, ठीक है, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, इसलिए इसको कंप्रेशनल वेव्स भी बोला जाता है। These waves exert pressure on the material in the direction of the propagation, thereby creating a density difference मटेरियल लीडिंग टू स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेशन। क्या बोल रहा है, वेव उसी डायरेक्शन में अपना प्रेशर जनरेट करता है जिस डायरेक्शन में वेव है, इसीलिए आपका कंप्रेशन होता है। देखो यहाँ पे कंप्रेशन में ब्लॉक्स चिपक गए हैं, और रेयर फ्रैक्शन में ब्लॉक्स फिर खुल गए हैं, फिर चिपक गए हैं। मतलब फर्स्ट व्हाट इज हैपनिंग, योर कंप्रेशन एंड देन योर रेयर फ्रैक्शन, ऐसी प्रोसेस आगे बढ़ती रहती है। दिस इज योर पी वेव्स, ठीक है। टेक 20 सेकेंड्स टू लुक, फिर से समझिए क्या है ये। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पी वेव्स क्या होते हैं। चलिए एस वेव की तरफ चलते हैं। एस वेव को सेकेंडरी वेव भी बोला जाता है, शेयर वेव भी बोला जाता है। ये जो है थोड़े टाइम बाद आते हैं, पहले पी वेव आ जाते हैं, उसके बाद एस वेव आते हैं, एंड आर स्लोअर, धीरे भी होते हैं। दे आर 3.5 पर सेकेंड। आपका पी वेव क्या था, 6 किलोमीटर पर सेकेंड दे आर ट्रैवलिंग, बट ये जो है 3.5। एक और डिफरेंस है दैट पी वेव्स travel in all the direction, but S waves only in solid material. This characteristic feature of S waves helps in understanding the structure of the interior of the earth. The S wave vibrate perpendicular to the wave direction. अगर वेव आपका ऐसे है तो एस वेव ऐसे आएगी, वेव आपकी ऐसे है तो एस वेव ऐसे आएगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे आती है। They create crest and trough इन द मटेरियल थ्रू विच दे ट्रैवल। देखिए वेव इधर जा रही है, लेकिन आपका जो वाइब्रेशन है वो ऐसे हो रहा है, तो देखिए क्रेस्ट बन गया, ठीक है। फिर वेव इधर जा रही है तो फिर एक क्रेस्ट बन गया, फिर एक वेव इधर जा रही है तो क्रेस्ट और ट्रफ, ये ऐसे होता रहता है। ये क्या है, आपकी एस वेव है। समझ में आया, परपेंडिकुलर है, और वो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन है पी वेव। गॉट इट। चलिए सरफेस वेव्स पे आ जाते हैं। सरफेस वेव्स, बॉडी वेव्स दो टाइप्स थे, बॉडी वेव्स में पी और एस थे। सरफेस वेव्स ऐसे वेव होते हैं जो सरफेस पे आने के बाद अपनी एनर्जी निकालते हैं। द बॉडी वेव्स इंटरैक्ट विद द सरफेस रॉक्स एंड जनरेट न्यू सेट्स ऑफ वेव्स कॉल्ड एज सरफेस वेव्स, ठीक है। ऑब्वियसली these waves move along the surface,
These waves are more destructive, causing displacement of the rocks, thereby collapsing the structure. ये सबसे ज़्यादा destructive होते हैं surface wave, क्योंकि वो surface पे आके energy release करते हैं. And they are the reason for all kind of damages happening. ठीक है? Okay. तो सरफेस वेव्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, आपके लव वेव्स और एक आपके रेली वेव्स. लव वेव देखिए आपके ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे हो रहे हैं, है ना. और जो रेली वेव्स हैं वो सर्कुलर पैटर्न में होते हैं, देखिए सर्कुलर पैटर्न में. तो दीज बोथ आर मोर डिस्ट्रक्टिव एज कंपेयर टू द प्राइमरी. कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, शैडो जोन ऑफ द अर्थक्वेक. सीस्मोग्राफ्स आर लोकेटेड एट फार ऑफ प्लेसेस टू रिकॉर्ड द सीस्मिक वेव्स. ठीक है, सीस्मोग्राफ जो है बहुत दूर रहते हैं, जहां से आपका वेव जनरेट हो रही है वहां से दूर रहते हैं. However, there are certain areas where the waves are not reported. Such zone are called shadow zone. Shadow का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं है वहां पे, अंधेरा टाइप का. तो यहाँ पे भी एक चीज होती है कि कुछ जगह ऐसे भी आइडेंटिफाई हुए हैं where there is no waves. ठीक है, there are no waves recorded और the areas are called as shadow zone. For each earthquake there exists an altogether different shadow zone. अलग अलग earthquake के अलग अलग shadow zone हो सकते हैं. When a seismograph is located at any distance within 105 degree from the epicenter, it records both P waves and S waves. क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से देखिए आप. ये आपका अर्थ क्रस्ट है, ये आपका 105 डिग्री है, ये आपका 105 डिग्री है. यहाँ पे आपको सारे वेव्स दिख रहे हैं, आप देख सकते हो. यहाँ पे आपको 1 सेकेंड रुकिए, हाँ, यहाँ पे आपको पी वेव्स भी दिख रहे हैं, है ना. यहाँ पे आपको एस वेव्स भी दिख रहे हैं, पी एंड एस दोनों दिख रहे हैं आपको, राइट. ठीक है, पी और एस दोनों दिख रहे हैं आपको, फाइन. अब क्या होता है, 105 डिग्री तक आपको सब दिखते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं 105 से लेकर 145 तक पी वेव शैडो जोन आ गया है. मतलब पी वेव इस एरिया में नहीं दिखाई दे रहे हैं, ब्लैक वाले एरिया में पी वेव नहीं दिखाई दे रहे, मतलब ये पी वेव का शैडो जोन है. बिकॉज देर आर नॉट एबल टू गेट दीज टाइप ऑफ वेव्स इन दीज एरियाज. पी वेव कहाँ से कहाँ तक, 105 से 145 तक. लेकिन फिर आप उसके बाद देखोगे कि आपके पी वेव्स फिर दिखने लगे, पी वेव्स देखो फिर दिखने लगे, है ना. यहाँ पे भी पी वेव्स दिख रहे हैं, कोर में भी दिख रहे हैं, और आपके फिर यहाँ पे भी रिसीव हो गए, मतलब 145 से लेकर फिर रिसीव हो रहे हैं. लेकिन ये वाला जो एरिया दिखा हमको, जो ये वाला एरिया है, वहां पे आपको पी वेव्स का कोई भी देखो लाइन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है. तो दिस इज द शैडो जोन ऑफ द पी वेव. गॉट इट. ये पी वेव के बारे में बता रहा है. तो पी वेव के बारे में हमने क्या पढ़ा था, इट ट्रेवल्स थ्रू ऑल द मीडियम, सॉलिड, लिक्विड, गैस. आउटर कोर क्या होता है, लिक्विड होता है. तो देखो पास हो रहा है, इनर कोर से भी पास हो रहा है, पूरे पास हो रहा है, मतलब इट इज पासिंग थ्रू ऑल द मीडियम्स, राइट ना. डायग्राम को देखिए ध्यान से. गॉट इट. सो दिस इज द शैडो जोन ऑफ द पी वेव. ठीक, चलिए अब when a seismograph is located beyond 145 degree from the epicenter, it records only P waves. अब 145 के बाद जो है बस आपके P waves दिखाई. देखो 145 के बाद जितने भी waves हैं ये P हैं, S नहीं है. ठीक है. A zone between 105 and 145 from the epicenter was identified as the shadow zone for both type of waves. मतलब कि यहाँ पे P waves तो नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन S waves भी नहीं दिखाई दे रहे. हमने पढ़ा था एस वेव ट्रैवल ओनली थ्रू सॉलिड मीडियम. तो ये कहाँ पे दिखेंगे, बस क्रस्ट साइड में दिखेंगे, क्योंकि मैंटल में भी लिक्विड है, कोर में भी लिक्विड है. अब द शैडो जोन ऑफ द एस वेव इज मच लार्जर देन द पी वेव्स एंड इज ओवर 40% ऑफ द अर्थ सर्फेस. क्या बोल रहे हैं, शैडो जोन एस वेव्स का ज्यादा है. ऑब्वियसली आप देख सकते हो भाई पी वेव दिख ही रहा है, कोर में भी दिख रहा है, 145 के बाद भी दिख रहा है, 105 और इसके बीच में नहीं दिख रहा है, लेकिन बाकी सारे जगह दिख रहा है. लेकिन एस वेव को ध्यान से देखो तो बस ये 105 तक ही दिख रहा है. तो ऑब्वियसली पी का शैडो जोन, एस का शैडो जोन इज वेरी ग्रेटर देन पी. द शैडो जोन ऑफ पी वेव्स अपीयर एज ए बैंड अराउंड द अर्थ बिटवीन 105 एंड 145 फ्रॉम द एपिसेंटर. मैंने बताया 105 से 145 ये है आपका शैडो जोन पी का.
क्लियर? शैडो जोन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थक्वेक को मेजर कैसे करते हैं? मैंने बताया सीस्मोग्राफ एक आपका टूल है जिससे मेजर होता है। दे आर टर्म, और दो टर्म्स में मेजर होता है, या तो उसका मैग्नीट्यूड या तो उसका इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी। अब जो मैग्नीट्यूड होता है वो रिक्टर स्केल पे मेजर होता है, और जो उसका जो काउंटिंग होती है दैट इज बिटवीन 0 to 10। एंड इंटेंसिटी की अगर बात करें तो मर्काली स्केल से मेजर होता है, ठीक है, मर्काली स्केल से, वो 0 से 12 तक का इसका रेंज है। मैग्नीट्यूड, रिक्टर स्केल, इंटेंसिटी, मर्काली स्केल, ठीक है। और ये बताता है कि कितना विजिबल डैमेज हुआ है अर्थक्वेक के वजह से। ओके, कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक वेरी सिंपल। फर्स्ट वन इज प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट। भाई प्लेट्स मूव कर रहे हैं तो दे आर कोलाइडिंग एंड हेंस दे आर स्लाइडिंग along a fault line and it is causing an earthquake. Next is your volcanic eruption. When a magma is coming from the earth, भाई डिस्टर्ब हो रहा है, अर्थ का क्रस्ट हिलेगा वो, क्योंकि वोल्केनिक एक्टिविटी हो रही है। कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम्स रिजल्ट इन एन अर्थक्वेक। एग्जाम्पल कोयना डैम ऑफ महाराष्ट्र। बड़े बड़े डैम्स अगर आप कंस्ट्रक्ट करोगे, नाउ इफ दैट डैम्स गेट ओवरफ्लोड तो क्या होता है? earthquake. Nuclear explosions will disturb the Earth's surface, creating a lot amount of energy, and hence tremors are felt. Tremors is nothing but a shake. In the areas of intense mining, sometimes the roof of the underground mine collapse, causing minor tremors. तो causes आपको दिखा, ठीक है। Now distribution की अगर हम बात करें तो ये भी बहुत important है। Earthquake have a definite distribution pattern. There are 3 belts in the world that are frequently earthquake happen होती रहती है वहां पे। पहला है सर्कम पैसिफिक रीजन, दैट इज योर रिंग ऑफ फायर। आप देख रहे हो ये ऑरेंज कलर की जो लाइन है, इसको रिंग ऑफ फायर बोला गया है। क्या बोला गया है? रिंग ऑफ फायर। दैट दीज एरियाज आर प्रोन टू द अर्थक्वेक, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्लेट मूवमेंट, बिकॉज ऑफ योर टेक्टोनिक प्लेट्स आर मूविंग हियर, कोलाइडिंग, बिकॉज ऑफ दैट दिस रीजन इज वेरी मच प्रोन टू द earthquake. This belt is located around the coast of Pacific Ocean. दिख रहा है ये पैसिफिक ओशन है, उसके कोस्ट में ये बेल्ट है। ऑस्ट्रेलिया, ये आपका चाइना है ना, ये साउथ एशियन कंट्रीज, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। It extends through the coast of Alaska, Aleutian Islands, Japan, Philippines, New Zealand, west coast of North and your South America. ये आपका हो गया। और ये This is your first region which is prone to earthquake. This belt has about 68% of the total earthquake that are recorded in the world. वर्ल्ड के 68% earthquake इस region में ही होते हैं। These belts are being the zone of convergent plate boundaries are isostatically very unstable. Converge हो रही है यहाँ पे, plate is getting converged. Japan experience about 1500 earthquake per year. Can you imagine? 1500 earthquake per year, Japan. नेक्स्ट इज योर मेडिटेरेनियन हिमालयन रीजन। ये वाला रीजन के बारे में बात हो रहा है क्योंकि ये प्लेन भी कन्वर्ज हो रही है ये वाले प्लेन से, ठीक है। दिस एक्सटेंड्स फ्रॉम द एल्प्स माउंटेन टू द हिमालयन माउंटेन्स एंड तिब्बत टू चाइना। 31% अर्थक्वेक इस रीजन में होते हैं। अदर एरियाज नॉर्दर्न अफ्रीकन एंड रिफ्ट वैली, ये आपका नदर्न अफ्रीकन के साइड पे, ठीक है। रिफ्ट वैली एरियाज ऑफ रेड सी एंड डेड सी, यहाँ की बात हो रही है, ये एरिया ऑफ रेड सी, डेड सी, ठीक है। So these are the area which are extremely prone to earthquake. I hope you understood. कौन कौन से रीजन जो है वो earthquake, 3 मेन रीजन मैंने बताया है ना, और डायग्राम भी I have already shown you, so you are more clear about it. अब चलिए earthquake के बारे में पढ़ लिए। Let us try to understand something about your volcanoes. They are also very important. Volcano is an opening in the earth crust through which gases, ashes, molten rocks, materials are released to the earth surface. ये क्या है? एक ओपनिंग है अर्थ क्रस्ट में। अर्थ क्रस्ट में ऐसी ओपनिंग है जिससे गैसेस है ना,
गैसेस, एशेज सब जो है निकल के आते हैं अर्थ सरफेस पे। द अपर पोर्शन ऑफ द मैंटल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एस्थेनोस्फीयर। हमने पढ़ा था कि मैंटल के दो पार्ट, अपर लोअर, अपर वाले को एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं, उसी को वीक जोन भी बोलते हैं, एस्थेनो मतलब वीक। वहीं से मैग्मा की शुरुआत होती है and where that is the only place where molten rock materials find their way to the surface. मैग्मा बोला गया है उसको। और मैग्मा जब एक बार सरफेस पे आ गया तो उसको लावा बोलते हैं। बेसिकली मैग्मा एंड लावा आर सेम, देयर जस्ट वर्ड्स आर बीइंग इंटरचेंज डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस। मैग्मा इज इनसाइड द क्रस्ट, लावा इज आउटसाइड द क्रस्ट। ठीक है। The materials that reach the Earth's surface include lava flows, pyroclastic debris, volcanic bombs, ash, dust, gases such as sulfur compounds, nitrogen, क्लोरीन, हाइड्रोजन, आर्गन। देखो सारे मैंने डायग्राम में लिख दिए कि क्या क्या निकल रहा है। क्लाउड भैया, एश, एसिड रेन, लावा, पायरोक्लास्टिक, बॉम्ब्स, एवरीथिंग इज कमिंग आउट। ठीक है। एंड दिस यू विल बी रीडिंग इन डीप, एक एक चीज के बारे में, मे बी इन क्लास 12th ज्योग्राफी। ठीक है। फ्यूमारोल्स आर द गशिंग फ्यूम्स थ्रू द गैप इन द वोल्केनो। जो फ्यूमारोल्स है ना वो एक बहुत वो है, गशिंग फ्यूम्स है मतलब धुआं है वो जो निकलते हैं। क्रैटर इज ए सॉसर शेप्ड डिप्रेशन इन द माउथ ऑफ वोल्केनो। क्रैटर भी बनेगा। ठीक है। क्रैटर जब ये वोल्केनो बन जाएगा तो एक क्रैटर जैसा सरफेस भी बनेगा। डिप्रेशन एट द माउथ, माउथ के पास है ना, ऐसे क्रैटर्स बनेंगे। When the crater is widened, it is called as caldera. नीचे डायग्राम है, I will show you, don't worry। ठीक है। जब क्रैटर, जो माउथ है वोल्केनो का, देखो ये माउथ है वोल्केनो का, ये क्रैटर है। ठीक है। Now when this crater becomes big, जब ये क्रैटर बड़ा हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? कैल्डेरा। क्या बोलते हैं? कैल्डेरा। ठीक है। This is your fumaroles। देखो fumaroles, lot of fumes are coming out। वोल्केनो जनरली इरप्ट्स आइदर थ्रू वेंट और फिशर। या तो वो किसी वेंट से निकलते हैं मतलब होल गैप से निकलते हैं, या किसी क्रैक से निकलते हैं, जैसे ग्राउंड में क्रैक हो गया तो वो निकल रहा है। क्रैक से निकलते हैं तो फिशर होता है, माउथ से निकलते हैं तो वेंट होता है। एग्जाम्पल देखिए, वेंट का है फ्यूजियामा जापान में, और फिशर है आपका डेक्कन प्लेट्यू। अब कॉजेज क्या क्या है भाई वोल्केनिक इरप्शन का? देखिए, मैग्मा which is present in the interior is often saturated with gases like carbon dioxide, hydrogen sulfide. These gases with vapors make the magma highly explosive. Magma is forced out at lava on the surface of the earth due to pressure exerted by these gases. अब बताओ, मैं मेरे पास एक ग्लास है, it is full of water. Now if I add more water to it, it will flow down, निकल जाएगा बाहर क्योंकि जगह ही नहीं बची है। Same is happening with magma. मैग्मा जब ओवरफ्लो हो जाता है विद गैसेस सच एज योर CO2, H2S, इट इरप्ट्स। ठीक है। व्हेन नेक्स्ट कॉज, ये पहला कॉज था ओवरफ्लोइंग। नेक्स्ट कॉज है व्हेन टू टेक्टोनिक प्लेट कोलाइड अगेंस्ट ईच अदर। जब दो टेक्टोनिक प्लेट कोलाइड करते हैं और ड्रिफ्ट अपार्ट, और अगर ड्रिफ्ट अपार्ट कर रहे हैं, इन द रीजन बिकम्स वीक। भैया ऑब्वियस सी बात है, अगर एक प्लेस पे प्लेट आपका इधर खिसक रहा है, फिर आपका दूसरे जगह खिसक रहा है, तो थोड़ा सा जो जगह है वो it gets disturbed and their volcanoes may erupt. Example, Africa, Eurasian plates. ठीक है। Now let us try to understand some types of volcano. There are three types of volcanoes based on the frequency of eruption. Active volcano नाम से समझ में आ रहा है कि अभी भी eruption होता ही है। Frequent है eruptions. Eruptions are frequent. Example, Mount Etna, Sotopax. ठीक है। याद रखिएगा, डोरमेंट मतलब अभी वो शांत है लेकिन फ्यूचर में हो सकता है। देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ इरप्शन एट एनी टाइम। एग्जाम्पल, माउंट वेसिवियस एंड माउंट फ्यूजियामा। एक्सटिंक्ट मतलब इट हैज डन इट्स वर्क, नाउ इट कैन नॉट बी इरप्टेड। volcanoes that have not erupted during the known geological period, their vent has remained close with solidified lava. vent close हो चुका है। Craters have been filled with water giving rise to crater lakes. जो क्रेटर बना था माउथ वाला, उसमें भी पानी भर गया है और लेक जैसा कुछ बन गया है। जो स्लोप्स हैं, ये जो स्लोप्स हैं यहाँ पे वेजिटेशन हो गए हैं। एग्जाम्पल है पोपा और माउंट केन्या। एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। चलिए,
वोल्केनो के टाइप पढ़ लेते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इरप्शन and form developed at the surface, volcanoes are of basically these many types. First is your shield one. These volcanoes are made up of basalt, a type of lava that is very fluid when erupted. ये जो शील्ड वोल्केनो होते हैं वो किससे बनते हैं? बेसॉल्ट से. और जो बेसॉल्ट होता है वो बहुत लिक्विड होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा फ्लूइड होता है जब वो इरप्ट होता है. They become explosive if water gets into the vent, otherwise they are less explosive. और अगर इस वेंट में पानी चला गया तो it will become much explosive, otherwise they are okay. The upcoming lava moves in the form of a fountain and throws out the cone at the top of the vent and develops into cinder cone. ये cinder cone बन गया, कोन जैसा कुछ बन गया, देखो शेप है ना. फॉर एग्जाम्पल हवाईयन वोल्केनो, ये शील्ड वोल्केनो. लिक्विड है इसलिए देखो चारों तरफ फैल रहा है. आप पानी अगर आपके हाथ से गिर जाता है तो चारों तरफ फैलती है, वही है ये शील्ड वोल्केनो. नेक्स्ट इज योर कंपोजिट वोल्केनो और स्ट्रेटो वोल्केनो. ये क्या है? Along with the lava, large quantity of pyroclastic material and ashes form the part of the eruption. लावा तो फ्लो हो ही रहा है लेकिन साथ में पायरोक्लास्टिक मटेरियल भी, पायरोक्लास्टिक मतलब डेब्रिस, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स, एशेस भी निकलते हैं. This materials accumulate in the vicinity of the vent. Opening results in the formation of layers. देखो layers, layers बन रहे हैं ना, which make the mount appear a composite volcano. Composite का मतलब क्या होता है? Layer by layer, ठीक है, made up of many layers. तो देखिए layer by layer है ये. Fine. These volcanoes often results in explosive eruption. Explosive होते हैं. Example देख लीजिए Vesuvius और Mount Fuji. Clear? Okay. कैल्डेरा ऑफ फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस. यहाँ पे मैंने डायग्राम लगाया हुआ है, डोंट वरी, ठीक है. देखो ये कैल्डेरा है, डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर इन द माउथ ऑफ द वोल्केनो, ठीक है. कैल्डेरा, these volcanoes are most explosive. When these volcanoes erupt, they collapse on themselves rather than building any tall structure. These resulting depressions are called caldera. मतलब ये खुद पे ही ब्लास्ट हो जाते हैं और खुद भी ब्लास्ट होने के बाद अपने आप ऐसा एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है, ठीक है. देख सकते हो आप लोग ऐसा डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है. बिग डिप्रेशन इज बीइंग क्रिएटेड एट द माउथ ऑफ द वोल्केनो. दिस इज योर कैल्डेरा. नेक्स्ट योर फ्लड बेसाल्ट. दीज वोल्केनो इरप्ट हाईली फ्लूइड लावा दैट फ्लोज फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस. दूर तक जाता है क्योंकि फ्लड बेसाल्ट नाम से ही समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा लिक्विड होगा तभी तो दूर तक जा रहा है. There are some regions in the world which are covered by thousands of squares of kilometer of thick basalt flows. सोचो ऐसे भी जगह हैं जहाँ पे बहुत thousands of kilometers जो है वो इस लावा फ्लो से बनी है. Individual flow may extend for hundreds of kilometers. Example Deccan Traps. जो इंडिया में भी जो Deccan Traps है, it is nothing but your flood basalt province, ठीक है. देखिए ये these are all types of your volcano. You can go through it, it's very important for you, ठीक है. शील्ड वोल्केनो देखो, कंपोजिट देखो, डोम देखो, डोम शेप का क्रिएट हो जाता है. फिशर मतलब बस फैल रहा है वो पानी के वजह से, है ना. एश सिंडर वोल्केनो. तो इस मैप को ध्यान से देखिएगा. फाइन. नेक्स्ट इज योर मिड ओशियनिक रिज वोल्केनो. These volcanoes are found in oceanic areas. ये जो मिड ओशियनिक रिज है वो कौन से ओशन में फॉर्म होते हैं, ठीक है. There is a system of mid-oceanic ridges more than 70,000 kilometers long that stretches through all the ocean basin. The central portion of the ridge experiences frequent disruption. ठीक है, क्या हो रहा है देखो, ये दो प्लेट्स होती हैं, ये एक प्लेट है, ये दो प्लेट है. When these plates are moving here, एरो भी देखो, तो एक ना जगह क्रिएट हो जाती है, ठीक है, गैप क्रिएट हो जाता है जिससे नीचे के जितने भी मटेरियल है ना वो बाहर आने लगते हैं. दिस इज ओनली वोल्केनो ना. और जब वो बाहर आने लगते हैं फिर एक पॉइंट के बाद शांत हो जाते हैं. द मटेरियल्स गेट एक्यूमुलेटेड हियर एंड इट इज फॉर्म्ड लाइक ए रिज. एक बल्कि बम्पी शेप का बन जाता है. दैट इज ओनली योर रिज, मिड ओशियनिक रिज वोल्केनो, ठीक है. ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू. चलो. During volcanic eruption, the lava that is released on cooling develops into igneous rocks. The cooling may take place either on reaching the surface or within the crust.
जब वो वोल्केनो इरप्शन हो रहा है ना, जब वोल्केनो इज इरप्टिंग इट्स ऑल द मटेरियल्स, जब कूल होता है थोड़े समय के बाद, आप जो कूलिंग होती है और कूलिंग के बाद ठंडा हो जाता है, तो ये कौन से टाइप के रॉक्स बनेंगे? इग्नियस रॉक्स। ये इग्नियस रॉक्स दे आर फॉर्म्ड ऑन रीचिंग द सरफेस, या तो वो सरफेस पे बनेंगे या नीचे ही बन जाएंगे। डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द कूलिंग, इग्नियस रॉक्स आर ऑफ टू टाइप्स, वोल्केनिक रॉक्स और प्लूटोनिक रॉक्स। वोल्केनिक रॉक्स वो रॉक होंगे जहां पे कूलिंग जो है सरफेस पे होगी, प्लूटोनिक रॉक्स वो रॉक होंगे जहां पे क्रस्ट में कूलिंग होगी। रिमेंबर करिए, क्रस्ट और सरफेस, क्रस्ट के ऊपर आता है सरफेस। अगर सरफेस पे कूलिंग हो रही है तो वोल्केनिक रॉक है, अगर क्रस्ट पे कूलिंग हो रही है तो प्लूटोनिक रॉक है। और लावा विद इन, जो कूल हो रहा है अंदर, वो इंट्रूसिव होगा, ठीक है। द लावा दैट कूल्स विद इन द क्रस्ट एज्यूम डिफरेंट फॉर्म्स कॉल्ड इंट्रूसिव फॉर्म्स। दे आर, बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स बनते हैं अगर क्रस्ट के अंदर फॉर्म होता है तो। देख सकते हो अलग अलग टाइप की आपको चीजें दिख रही है। सिल देखो कैसा है, ऐसा है। डाइक स्ट्रेट है, सिल ये भी ऐसा लंबा हॉरिजॉन्टली निकला हुआ। लैकोलिथ एक सॉसर शेप का, डाइक एक लंबे शेप का, बैथोलिथ बड़ा वाला नीचे का ग्राउंड स्टॉक हुआ, लैपोलिथ देखो माउंटेनियस टाइप का। So all these are your features which are created below earth surface, below earth surface, इसलिए इनको intrusive बोला गया है। intrusive मतलब अंदर, ठीक है। Batholith क्या है? They are large rock masses that are formed due to cooling and solidification of hot magma inside earth. hot magma inside earth पे cool हो रहे हैं तो आपके ये batholith जैसे structure बन रहे हैं। लैकोलिथ क्या है? लार्ज डोम शेप इंट्रूसिव रॉक कनेक्टेड बाय ए पाइप लाइक कॉन्डुइट फ्रॉम बिलो। लैकोलिथ देखो भाई, ये डोम शेप पाइप से कनेक्टेड जैसे है ना, पाइप से कनेक्टेड जैसे है। इट रिसेंबल्स द सरफेस वोल्केनिक डोम्स फॉर कंपोजिट वोल्केनोस। ओनली दीज लोकेटेड एट डीपर डेप्थ, नीचे ही होते हैं वो। एग्जाम्पल, कर्नाटका प्लेट्यू इज स्पॉटेड विद डोमल हिल्स ऑफ ग्रेनाइट रॉक्स। मोस्ट ऑफ दीज now exfoliated are example of लैकोलिथ्स और बैथोलिथ्स, ठीक है। ऐसे शेप के होते हैं लैकोलिथ। लैपोलिथ क्या है? when magma moves upward a saucer shape convex shape body called लैपोलिथ is formed। जब बाहर आने लगता है मैग्मा, थोड़ा कोशिश करता है बाहर आने की, तो एक माउंटेन टाइप का सॉसर शेप का शेप बन जाता है, वो लैपोलिथ है। Thacolith क्या है? A wavy mass of intrusive rocks at times is found at the base of synclines or at the top of anticlines in igneous countries. Such wavy materials have definite conduit, उसको हम फैकोलिथ बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे शायद डायग्राम नहीं है लेकिन मैं बता रही हूँ, फैकोलिथ क्या होता है, वो बेस में फॉर्म होता है, ठीक है, बेस में, ओके। सिल्क लाइन के बेस में फॉर्म होता है वो। ये आपका सिल हुआ, ये आपका सिल हुआ, और वो फैकोलिथ भी बेस में होता है, क्लियर। नेक्स्ट इज योर सिल। सिल देखिए, हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ मटेरियल, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, दिस इज योर सिल, ठीक। द नियर हॉरिजॉन्टल सॉलिडिफाइड लावा लेयर आर कॉल्ड सिल और शीट डीप डीप डिपेंडिंग अपॉन द थिकनेस ऑफ द लावा। अगर कम है तो पतला बनेगा, बड़ा है तो ऐसा बनेगा। थिक डिपॉजिट्स आर ओनली योर सिल्स while the thinner one are sheets. Thinner one क्या है? sheets है, और ये sills है। Dikes, dikes क्या है? देखो, vertical, ये vertical, ये vertical, ठीक है, pipe like of structure. When magma makes its way through cracks and fissures developed in the land, it solidifies almost perpendicular to the ground. It gets cooled in the same position to develop like a wall like structure, ऐसा बनने लगते हैं ये। Such structure are called dikes. Most found in western Maharashtra region. These are believed to be feeders for the eruption that led to the formation of Deccan Trap. So बोला जाता है कि यहीं से जो है और आपका मटेरियल निकला था जिसके वजह से डेक्कन ट्रैप इंडिया का फॉर्म हुआ। डेक्कन ट्रैप, ठीक है, अंडरस्टूड। डेक्कन ट्रैप कहाँ है भाई? दिस इज योर डेक्कन ट्रैप, इंडिया, साउथ में। अब वोल्केनोज का डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए, लास्ट टॉपिक फॉर द डे, ठीक है। वोल्केनोज का डिस्ट्रीब्यूशन, पहला अगेन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, वही डायग्राम है।
क्योंकि ऑब्वियसली आप खुद ही सोचिए, जिस एरिया में अर्थक्वेक हुआ है उस एरिया में वोल्केनो तो होगा ही, नो डाउट। सर्कम पैसिफिक रीजन, Pacific Ring of Fire has the highest number of active volcanoes. The earthquake belt and volcanic belt closely overlap along Pacific Ring of Fires और यहाँ पे 2/3 of the world volcanoes मिलते हैं। ठीक है, ये वाले रीजन में वही जो अर्थक्वेक वाला है वही, वहां पे ऑब्वियसली भाई जहाँ पे अर्थक्वेक हो रहा है वहां पे एक वेंट क्रिएट होगा, क्योंकि आपके फॉल्ट आ गया ना, तो यहाँ पे क्रैक डेवलप हो गया और नीचे से मैग्मा निकलेगा। और आपका मिड अटलांटिक रीजन लेस उतना एक्टिव। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 3 ऑफ योर क्लास 11 ज्योग्राफी। देखिए मैंने पहले ही बोला था धीरे धीरे आपके लेक्चर्स बढ़ने लगेंगे, तो इसीलिए कीप वॉचिंग, बी कंसिस्टेंट, और आपको तभी लेक्चर समझ में आएंगे। इसमें हमने बहुत सारे न्यू वर्ड्स पढ़े, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू काइंडली लुक इनटू द लेक्चर वंस अगेन मल्टीपल टाइम्स अंटिल यू अंडरस्टूड। ठीक है, चलिए इसी बात पे लेक्चर एंड करते हैं। चैप्टर नंबर 4 पे मिलेंगे हम। विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।